हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना अपना कैरियर। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं। हिस्ट्री सब्जेक्ट में जो पहला चैप्टर था उसका नाम था स्रोतों के प्रकार और उनके इतिहास का निर्माण। उसमें जो पहला टॉपिक था वो था कार्बन 14 के बारे में, या रेडियो कार्बन कहिए, वो हम बता चुके हैं। दूसरा जो इसमें टॉपिक था वो था सिक्का। तो सिक्का के बारे में आपको बताए थे कि आहत सिक्का क्या है, यानी पंच मार्क्ड कॉइन क्या है, और ये कब से कब तक चला था। तो ये मौर्य काल तक चला था। मौर्य काल में जब समाप्ति की ओर आए थे तो हम बताए थे आप लोगों को कि मौर्य काल में आहत सिक्के के बाद जो है ढलाई वाले सिक्के का प्रारंभ हुआ था। ढलाई वाले सिक्के का प्रचलन किसके शासनकाल में चला, वो टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे, देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो ढलाई वाले सिक्के सबसे पहले जो भारत में प्रारंभ हुए वो हुए कनिष्क के शासनकाल में। तो आज का हम लोग का टॉपिक है कनिष्क के शासनकाल के सिक्के। कनिष्क के शासनकाल के सिक्के। ठीक है, आज का हम लोग का ये टॉपिक है कनिष्क के शासनकाल के सिक्के। कनिष्क के शासनकाल के सिक्के में ही ढलाई वाले सिक्के प्रारंभ हुए थे। ठीक है, कनिष्क का जो शासनकाल है वो 78 ईस्वी से लेकर 101 ईस्वी तक चला। मतलब कनिष्क का शासनकाल, कनिष्क का शासनकाल कितना, 78 ईस्वी से लेकर 101 ईस्वी। ठीक है, कनिष्क का शासनकाल कितने दिनों तक चला, तो 78 ईस्वी से लेकर 101 ईस्वी तक चला। परंतु कनिष्क के जो उत्तराधिकारी है उसके बारे में कुछ खास जानकारी प्राप्त नहीं होता है। फिर भी यहाँ कुछ निम्नलिखित जो उनके उत्तराधिकारी है, जो कौन से राजा या कौन सा शासक कितने दिनों तक शासन किया, उसके बारे में यहाँ एक झलक देख लेते हैं। कनिष्क का शासनकाल कितना चला था, 78 ईस्वी से 101 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद है कनिष्क के अगर उत्तराधिकारी के अगर बारे में बात करें तो इसमें पहला जो नंबर पे आता है, पहला नंबर पर आता है वाशिष्ठ। ठीक है, पहला कनिष्क के अगर शासनकाल के बारे में बात करें तो 78 ईस्वी से 101 ईस्वी तक शासन किया कौन, कनिष्क किया। तो कनिष्क के अगर उत्तराधिकारी के बारे में बात करें तो इसमें पहला नंबर पर कौन है, वाशिष्ठ है। और वाशिष्ठ जो है वो 102 ईस्वी से 106 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, कनिष्क के उत्तराधिकारी में पहले नंबर पे है वाशिष्ठ, 102 ईस्वी से 106 ईस्वी तक शासन किया। दूसरा नंबर पे है हुविस्क। ठीक है, 106 ईस्वी से 140 ईस्वी। ठीक है, हुविस्क जो है 106 ईस्वी से 140 ईस्वी तक शासन किया। इसमें तीसरा नंबर पे है कनिष्क द्वितीय। ठीक है, ये कितना किया, ये 140 ईस्वी से 146 ईस्वी। ठीक है, 140 ईस्वी से 146 ईस्वी तक शासन किया। इसमें चौथा नंबर का जो उत्तराधिकारी है कनिष्क का, उसका नाम है वासुदेव। वासुदेव जो है वो कितना, 146 ईस्वी से 177 100
77 ईस्वी तक शासन किया और यही जो है वासुदेव क्या रहा, अंतिम शासक रहा। क्या रहा? अंतिम शासक। किस वंश का रहा? तो कुषाण वंश का रहा। ठीक है, ये जो है अंतिम शासक वासुदेव ये 146 ईस्वी से 177 ईस्वी तक शासन किया। और ये क्या था? अंतिम शासक था किसका? कुषाण वंश का। ठीक है, तो ये बात हो गया किसका? उत्तराधिकारी के बारे में। किसका? कनिष्क का जो शासनकाल के जो उत्तराधिकारी थे वो ये सब थे। कितना? 4 थे। ठीक है, या कनिष्क के सिक्कों के बारे में बात करें तो कनिष्क के शासनकाल में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन बहुत भारी मात्रा में चला था। और इसके जो सबसे पहले जो स्वर्ण सिक्के चलवाए थे उनका नाम था विम कडफिसेस। ठीक है, ये विम कडफिसेस है कौन? तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। विम कडफिसेस का जो शासनकाल था वो 95 से 127 ईस्वी पूर्व था। ठीक है, विम तक्टो, विम कडफिसेस जो थे वो क्या थे? विम तक्टो के क्या थे? पुत्र थे। क्या थे? पुत्र थे। विम तक्टो के पुत्र कौन थे? विम कडफिसेस। ठीक है, और कनिष्क के क्या थे? तो कनिष्क के पिता थे। ठीक है, विम कडफिसेस कौन थे? तो कनिष्क के पिता थे। विम तक्टो के क्या थे? पुत्र थे। और कनिष्क के पिता थे विम कडफिसेस। ठीक, विम कडफिसेस। तो विम कडफिसेस के बारे में जो ये सारी जो जानकारी प्राप्त होती है कि विम तक्टो के क्या थे? पुत्र थे और कनिष्क के पिता थे। तो ये सारी जानकारी जो प्राप्त होती है ये एक शिलालेख से प्राप्त होती है और उस शिलालेख का नाम है रवातक। ये जो शिलालेख जो प्राप्त होता है क्या? रवातक। इसी से प्राप्त होता है कि विम तक्टो क्या थे? तो ये कुषाण वंश के पहले शासक थे। ठीक है, विम तक्टो क्या थे? कुषाण वंश के पहले शासक थे। और विम कडफिसेस क्या थे? ये दूसरे शासक थे। ठीक है, विम तक्टो पहले शासक थे और विम कडफिसेस दूसरे शासक थे। ठीक है, विम कडफिसेस के बाद आए कनिष्क आए। ठीक है, विम कडफिसेस के पुत्र आए कनिष्क। कनिष्क क्या थे? तो कुषाण वंश के एक क्या थे? महान शासक थे जिनके पास स्वर्ण का भारी भंडार था। और ये स्वर्ण कहाँ कहाँ से प्राप्त किए थे? तो ये स्वर्ण मध्य एशिया के अल्ताई पहाड़ से और एवं रोम से प्राप्त किए थे, जो कि बहुत ही भारी मात्रा में थे। तो स्वर्ण सिक्के जो सबसे पहले जारी किए थे वो कौन थे? वो थे विम कडफिसेस। ये स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। ठीक है, ये क्या थे? प्रथम शासक थे। ठीक है, ये विम कडफिसेस प्रथम शासक थे जो क्या किए थे? स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। उसके बाद उनके पुत्र आए कौन? कनिष्क आए। और इनके शासनकाल में स्वर्ण सिक्कों का जो प्रचलन है वो काफ़ी भारी मात्रा में होने लगा। क्यों होने लगा? इसलिए होने लगा कि इनके पास भारी मात्रा में स्वर्ण का भंडार था। वो कहाँ कहाँ से प्राप्त किए थे? तो मध्य एशिया के अल्ताई पहाड़ों से एवं रोम से प्राप्त किए थे। और ये स्वर्ण सिक्के शुद्धता की दृष्टि से काफ़ी उत्कृष्ट थे। उसके बाद कालांतर में गुप्त शासकों ने भी इन्हीं का अनुकरण कर स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। उत्तर एवं पश्चिमोत्तर भाग में तांबे के भी सिक्के चलवाए थे जो बड़ी भारी मात्रा में चलवाए गए थे। तो इस बात से यह स्पष्ट होता है कि
बड़ी मात्रा की लेन देन में स्वर्ण सिक्के का उपयोग होता था और तांबे के जो सिक्के थे वो छोटी मात्रा के लेन देन में उपयोग होता था। छोटे काश्तकार या व्यापारी तांबे का सिक्के का व्यवहार करते होंगे और बड़ी मात्रा के लेन देन में महान शासक या राजे रजवाड़े में स्वर्ण सिक्का भारी मात्रा में प्रचलन में था। यहाँ पर कुछ बात पॉइंट को ध्यान में रखने वाली बात है कि आर.एस. शर्मा और कुछ विद्वान जो है वो कुषाण काल को ही भारतीय इतिहास का या उनके स्वर्ण को देखकर आर्थिक समृद्धि के दृष्टिकोण से भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। इसका मतलब ये है कि कुषाणकालीन अर्थव्यवस्था में ही कृषि, सिक्के, बड़े बड़े उद्योग धंधे, व्यापारीकरण और शहरीकरण की समृद्ध थी। ठीक है, इसीलिए आर.एस. शर्मा कुषाण काल को ही भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। तो हम लोग बीम कड़फिसस के बारे में अभी हम लोग देख लिए। उसके बाद है कनिष्क के शासनकाल की क्या कलात्मक शैली। ठीक है, अगर हम लोग कनिष्क के शासनकाल के कलात्मक शैली के बारे में बात करें तो कलात्मक शैली में यूनान और भारतीय जो शैली थी उनके मिश्रण को दिखाया गया है। वो ऐसे दिखाया गया है कि कलात्मक शैली में सबसे पहले तो लंबे पोशाक, ठीक है, लंबे पोशाक, उसके बाद क्या था, उसके बाद है जूते, ठीक है, जूते, ठीक है, जूते और दाढ़ी के साथ घोड़े पर सवार होते हुए दिखाया गया। ठीक है, अगर हम लोग कनिष्क के शासनकाल के कलात्मक शैली के बारे में बात करें तो इसमें यूनान और भारतीय जो कला है उनके मिश्रण को दर्शाया गया है। वो कैसे दर्शाया है, तो लंबे पोशाक, जो राजा महाराजा या वहाँ के जो शासक थे वो जिस चीज़ का जो उपयोग करते थे उसके क्या क्या थे, वो थे लंबे पोशाक, जूते और दाढ़ी के साथ घोड़े पर सवार होते हुए। ये अक्सर तस्वीरों में दिखाया गया है। तो ये हो गया कलात्मक शैली। ठीक है, अब देखते हैं धार्मिक विविधता। ठीक है, अब धार्मिक विविधता के बारे में देख लेते हैं। अगर हम लोग धार्मिक विविधता के बारे में बात करें और कनिष्क काल के सिक्कों के बारे में बात करें तो जो सिक्के पर जो उत्कीर्ण होगा, जो छपा होगा, जो ढलाई होगा, उसी से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं या उसके बारे में समझ सकते हैं। तो धार्मिक विविधता के बारे समझ सकते हैं। तो सिक्के पर जो ढलाई वाले सिक्के पर जो तस्वीरें प्राप्त हुई है वो क्या क्या तस्वीरें थी, शिव रहता था, ठीक है, या बुद्ध, ठीक है, या कार्तिकेय, मातृ देवी। फिर यूनानी जो है, यूनानी जो है हेराक्लीज। ये यूनानी हेराक्लीज क्या है, ये यूनानी जो हेराक्लीज है ये वहाँ के क्या है, हेराक्लीज ये देवी देवता है, कहाँ, यूनान का। तो ऐसे ऐसे जो ढलाई वाले सिक्के पर है ये सब उत्कीर्ण थे। ठीक है, भाषा और अगर हम लोग कनिष्क के शासनकाल के सिक्के के बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो उनके सिक्के पर भाषा और लिपि में
पहले तो यूनान था, ठीक है, भारतीय संस्कृति या कलाकृतियाँ तो थी, पर अन्य जो देश थे वो किस किस से संबंध थे वो सिक्के से पता चलता है, उसके तस्वीर से या धार्मिक संहिता से या भाषा और लिपि से। तो भाषा और लिपि में सब जो अलग देश थे वो यूनान था। यूनान के बाद एक और कनिष्क के शासनकाल में यूनानी भाषा का तो प्रयोग होता ही था। इसमें उनके सिक्कों से एक और चीज़ का पता चला, ईरानी भाषा के बारे में। ईरानी, ठीक है, ईरानी भाषा के बारे में पता चला। ईरान से क्या पता चलता है कि कनिष्क के शासनकाल में भारतीय जो भाषा थी वो तो थी, उसके अलावा जो अन्य जो भाषा जो प्रयोग में होता था वो कौन कौन था। एक तो था यूनानी भाषा और दूसरा क्या था, बैक्ट्रियन भाषा यानी ईरानी भाषा, ठीक है। तो हम लोग भाषा और लिपि देख लिए। अब है आर्थिक महत्व। अब है आर्थिक महत्व। इस काल के सिक्के जो अल्ताई के पहाड़ों से एवं रोम से जो भारी मात्रा में जो प्राप्त थे, और उससे भी सबसे बड़ी बात कि वो काफ़ी भारी मात्रा में उपयोग में आए थे, क्योंकि उत्खनन से काफ़ी भारी मात्रा में स्वर्ण के सिक्के मिले थे या तांबे के सिक्के मिले थे। तो इससे पता चलता है कि कनिष्क काल में जो व्यापार है या जो शहरीकरण है या कृषि है या समृद्धि जो है वो काफ़ी उच्च कोटि के थे, काफ़ी सर्वोत्तम थी। इससे उनकी आर्थिक शक्ति के बारे में पता चलता है, क्योंकि भारत ही नहीं वो रोम और यूनान और ईरान ये सब से क्या था, बाहरी देशों से भी क्या था, एक संबंध था, घनिष्ठ संबंध था। ये था कि गुप्त काल के जो शासन काल में जो स्वर्ण मुद्राएं जो चलाई गई थी, जो ढलाई वाले, वो कनिष्क काल के सिक्के को देखकर ही चलाई गई थी। तो वो क्या थे, गुप्त काल के अग्रदूत कौन थे, कनिष्क थे। तो फ्रेंड्स, इसके आर्थिक महत्व के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।